बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। कौमी सियासत बदस्तूर अदम इस्तेहकाम का शिकार और बज़ाहिर सियासी इंतकाम के आसार का पता बता रही है। सियासी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हुकूमत और अपोजिशन ज़रा बराबर लचक दिखाने को तैयार नहीं है। अपोजिशन एहतजाज और धरनों की सूरत में मुज़ाहिमत का दम भर रही है, जबकि इमरान खान साहब की तबीयत की नासाजी और उस पर संगीनी पर एक दूसरे पर नुक्ताचीनी भी बढ़ रही है। जिन हालात का सामना आज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब कर रहे हैं, एक वक्त था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब भी इसी सूरत हाल से दो चार थे। लेकिन फ़र्क यह है कि जो सहूलियात और रिलीफ मियां नवाज शरीफ साहब को अरसा अदालत के दौरान हासिल रहा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब उससे कोसों दूर हैं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी और इलाज के वक्त कोई रुकावट नहीं डाली गई, तो फिर आज इस रिवायत को बरकरार क्यों नहीं रखा जा रहा, और क्यों साबिक वज़ीर आज़म को उनके आईनी, कानूनी, इखलाकी हक से महरूम रखा जा रहा है। ताहम अब हर गुजरता दिन जलती पर तेल का खेल खेल रहा है। सियासत की सतह पर बर्फ पिघलने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं, मगर दर्जा हरारत गिरने का भी कोई सामान नहीं है। सियासतदानों का सारा जोर एक दूसरे के खिलाफ सियासत पर है, जबकि आवाम का कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। पहले हमने देखा कराची का गुल प्लाजा, तो पंजाब के दिल लाहौर के अंदर खुले मैनहोल में गिरकर मरने वाली मां और बच्ची हुक्मरानों के इस दिखावे की गवर्नेंस का मुंह चिढ़ा रही है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान सेनेटर आसिफ करमानी मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ करमानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। इस पूरी जो इब्तदाइया आपने मेरा सुना, उसमें सबसे जो अहम है वो तो यकीनी तौर पे वो इंसानी हुकूक का मामला है। उसमें मैं देख रही थी कि आपने भी फरमाया है कि जो गवर्नेंस है इस वक्त, मैं ये नहीं कह रही कि वो किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की, किसी स्पेसिफिक पार्टी की हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम आसिफ करमानी साहब गवर्नेंस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई वो मुंह चिढ़ा रही है और बड़े तकलीफ दे मनाजिर हैं जो इस गवर्नेंस और बुरी गवर्नेंस के नतीजे में हमें देखने को मिलते हैं। शुक्रिया सरवर बीबी, आपका जो इंट्रो था वही बहुत जामिया था और आपने सही निशानदेही की है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, दो और चीज़ें भी हैं। एक तो ये सिस्टम जौन सा है उसका ये खोखलापन जाहिर कर रहा है, नंबर वन। दूसरा, इस हुकूमत का एक अंदर का एक खौफ है जो खुसूसन ये जो हुआ है इमरान खान का आंखों के तकलीफ का मामला, उसमें ये खौफ जौन सा है मजीद उभर कर सामने आया। देखिए, इसमें पहले बात कर लेते हैं बानी तहरीक के आंखों के मसले की, कि जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ये हर कैदी का बुनियादी हक है कि उसको बुनियादी सेहत की सहूलतें मैसर हों, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इलाज किया जाए। जैसे आपने नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दी। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ दो चीजें हैं एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो होता है डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अगर तो मरीज जो है उसकी ये ख्वाहिश हो कि उसकी बीमारी को खुफिया रखा जाए तो फिर तो ये और बात है, लेकिन यहाँ ये ऐसा मामला नजर नहीं आता। और एक जो उनकी डिजीज के बारे में अभी तक जो एक क्यास आराई है कि वो कोई मामूली डिजीज नहीं है, वो कोई आंख की एक काफी तकलीफ है उन्हें। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत का फर्ज बनता था कि वो बाकायदा उनकी हेल्थ का एक बुलेटिन जारी करते। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स गिरे थे तो बाकायदा अस्पतालों के जो एहलकार होते थे, उस वक्त की वजीर सेहत होती थी, वो आके मीडिया को ब्रीफिंग दिया करती थी। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो इनके और वजीर हैं, पहले ये छुपाते रहे और ये बेतदबीर किस्म के लोग हैं और आए बाएं शाएं करते रहे। एक कोई तस्दीक करता रहा, एक कहता रहा तस्दीक भी नहीं कर सकता, तरदीद भी नहीं, और कुछ लोग थे जो बिल्कुल डिनाई करते रहे, लेकिन फिर इन्हें खुद ही आकर अपने कालक मुंह पर मिलनी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि ये दरअसल एक नाहल लोग हैं और इनकी कोई विजन नहीं है। अब देखिए ना, आपने गुल प्लाजा का जिक्र किया, ये गुल प्लाजा की आतिशबाजी से लेकर मैंने ट्वीट भी किया है आज, ये जो भाटी गेट लाहौर का दाता दरबार के करीब जो एक माँ और बेटी गटर में बह गए और 3 दिन तक उनका कोई पता नहीं चला, तो मुझे ये बताइए कि ये तो एक इस निज़ाम को खोखला कर दिया
कि देयर इज नो सिस्टम, और ये सिस्टम जो है वो सिर्फ चंद अशराफिया के जो एक क्लास है, एलीट कैप्चर है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद ये बात कही कि जी अगर ये ही किसी अशराफिया की बच्ची या माँ का मामला होता तो क्या इस तरह इस पर पर्दा डाला जाता कि जो कंप्लेनेंट है, जो दुखी फैमिली है, जिसकी बीवी चली गई, जिसकी बेटी चली गई, उसी शौहर को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही है कि इन लोगों के ज़हन जो हैं वो कुंद हो चुके हैं, इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, इनको समझ ही नहीं आ रही है कि गवर्नेंस क्या है, सिस्टम के क्या तकाजे हैं, जैसा तैसा भी है। ये बड़ा एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और मैंने हमेशा ये कहा है। लेकिन मैं अगर कतई कलामी की माफी चाहूं आपसे आसिफ करमानी साहब, हुकूमतें ऐसे भी हुआ करती हैं। अब ये दो वाकया जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अगर मैं उस बच्ची और उस औरत के वाकये का जिक्र करूं तो उसमें भी पहले ना 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 चूं चरा होती रही, जब कोई चारा नहीं बन पड़ा तो फिर उसको एडमिट कर लिया, और हत्ता कि ये कि पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस चीज को एडमिट किया कि निजी फेक न्यूज है। बाद में खैर उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है वो शर्मिंदगी का इजहार भी कर दिया। अब इमरान खान साहब का मामला भी यही है, यहां भी हुकूमत यही कहती रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गो के ये हमारे 92 न्यूज का क्रेडिट है, हमारे जो एंकर पर्सन है असदुल्ला खान साहब उनका क्रेडिट है। उसके बावजूद चूंचरा होती रही। आखिर पे जब कोई चारा नहीं बन पड़ा तो फिर इसको एडमिट किया कि जी वाकई इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया। अभी उनकी जो टाइमिंग है उसके ऊपर भी तसादुम चल रहा है कि कितनी देर के लिए वो पिम्स में रहे, कितनी देर के लिए नहीं रहे। तो हुकूमतें ऐसे भी हुआ करती। आप तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ही रहे हैं, क्या वो भी हुकूमत ऐसे ही किया करते थे? नहीं, मुझे तो कोई ऐसा सरवत बीबी, मेरे ज़हन में कोई ऐसा वाकया नहीं है कि जिस पर कोई पर्दापोशी की जाती हो। और इसमें दो चीजें और सामने आती हैं। एक देखिए, पीका एक्ट इन्होंने बनाया हुआ है, जानती है ना आप, और जो कि सहाफियों पर लागू होता है कि जी वो फेक न्यूज करते हैं। मैं समझता हूं कि ये पीका एक्ट अब इन हुकूमती जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने आके कहा कि ये फेक न्यूज हैं, ये पीका एक्ट के खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने हकायक को छुपाया, इन्होंने झूठ बोला, और आपके सामने ये सारा। दूसरी, जहां तक अभी भी आप देख लीजिए, देखें, उनसे आप सियासी इख्तलाफात करें, लाख करें, उनके केसेस हैं अदालतों में, वो सामना करें इमरान खान साहब, लेकिन आज भी ये नहीं बताया गया, आज तक जब से मैं आपसे ये बात कर रहा हूं इस प्रोग्राम में, कि उनकी आंखों की बीमारी की नौयत क्या है, उनका डायग्नोसिस क्या है, उनका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, उनका फाइनल डायग्नोसिस क्या है। और फिर दूसरी बात कि देखिए, उनके जाती मुआलिज हैं, उनको भी रसाई नहीं दी जा रही है। वो आई सर्जन जो थे वो रात कहीं बाहर खड़े रहे, और दूसरे भी मोहतरम डॉक्टर साहब खड़े रहे वहां, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। तो ये इतनी इसको खुफिया रखने की क्या जरूरत है? बल्कि बेहतर ये होता कि ये आज खुद सामने आते और 4 सत्रों का एक बुलेटिन जारी कर देते जी कि ये तकलीफ हुई है। सिर्फ ये कह देना बेवकूफों की तरह, हवन्नकों की तरह, तिब्बी कार्रवाई, तिब्बी, यार ये कार्रवाई नहीं होता भाई, पहले लफ्ज की तमीज करना सीखो। तिब्बी प्रोसीजर होता है, तिब्बी तरीकाकार होता है, कार्रवाई तो फिर थानों में होती है। कार्रवाई तो होती है जो तुम लोगों ने जो करते हो या जो तुम लोगों के खिलाफ होगी। मैं अजीब किस्म के, मैं कहता हूँ ना, इनमेच्योर में ये कार्रवाई हुआ करती है। हाँ, कह दीजिए एक साहब फरमा रहे थे कि तिब्बी कार्रवाई, भाई ये तिब्बी कार्रवाई क्या है? भाई जरा हमें भी बताओ, ये कोई नई टर्मिनोलॉजी आ गई है? दरअसल इनके बस का रोग नहीं है। ये मैंने हमेशा कहा, दे आर पॉलिटिकल टॉडलर्स। इनको पता ही नहीं है कि सियासत कैसे की जाती है, सियासत के क्या तकाजे हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो क्या है। मैं तो इस पर सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ। ठीक है, अब आसिफ करमानी साहब, जितनी स्पेकुलेशन इस चीज को हो रही है इमरान खान साहब के मामले को लेके, तो उस पे भी हुकूमत की तरफ से कोई वाजे मौकफ नहीं आ रहा। अब जो इमरान खान साहब की आंख का मसला उनका चल रहा था, जिसका बता रहे थे कि प्रोसीजर हुआ है बाकायदा तौर पे, तो वो अगर उसकी डिटेल निकालें तो वो बड़ी खतरनाक है। फिर उनकी पार्टी के लोग ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि जिस अस्पताल में उनको ले जाया गया, जहां पर वो 2-2.5 घंटे बकौल PTI के रहे, वहां पर इस बीमारी से मुतालिका कोई माहिर डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था। अब ये यकीन दहानी कराई गई है कि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उनके अहले खाना को और उनकी पार्टी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लेकिन अभी भी ये शायबा है कि उनकी फैमिली को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा,
किस किस्म की मेडिकेशन उनको की गई है, आंख का दर हकीकत मसला क्या हुआ है, बिनाई उससे उनकी मुतासिर होगी नहीं होगी, जितनी स्पेकुलेशन है, आपको नहीं लगता रोजाना जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा आती हैं, बैठती हैं, बात करती हैं, तो जरा इसके ऊपर भी ओपनली अगर बात हो जाए तो ये सारी चीजें, सारी अफवाहें खुद ब खुद दम तोड़ देंगी? मैंने तो पहले अर्ज किया कि जब भी बीइंग अ डॉक्टर, मैंने 15-16 साल अस्पतालों में काम किया है, कि जब भी किसी मरीज का आप उसको कोई ऑपरेशन माइनर से माइनर भी सर्जरी करनी हो तो एक अटेंडेंट उसका साथ होना जरूरी होता है, जो फैमिली मेंबर होता है, और बाकायदा कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत करवाए जाते हैं उनसे किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले। यहाँ जो मेरी मालूमात हैं, जो मुझे मीडिया से पता चला कि ना फैमिली मेंबर्स को ऑन बोर्ड लिया गया, तो पार्टी के लोग तो दूर की बात है। तो ये इन्होंने एक अजीब सा कमांडो एक्शन किया है और करके और वो ले गए, और अभी तक और चलो कर दिया ना, अब कम से कम अब बताओ तो सही, जैसे मैंने अर्ज किया कि उनकी बीमारी की नौयत क्या है, तशखीस क्या है, डायग्नोसिस क्या है। और अगर वो जाहिर है पिम्स हॉस्पिटल जो है, मैं किसी डॉक्टर की एक्सपर्टीज पर नहीं चैलेंज करता, लेकिन जब ऑलरेडी उनके पास एक उनके जाती मुआलिज जो हैं उसकी फैसिलिटी है, तो उनके जाती मुआलिज को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या इमरान खान साहब ने मना किया था कि मेरे जाती मुआलिज को ना बुलाओ, मुझे पिम्स ले चलो? तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये इन्होंने एक तरह का गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है और दे हैव नो केस, और इससे इनकी जो जितनी भी थोड़ी बहुत अगर कोई नेक नामी बच गई है इस हुकूमत की, और मेरा ख्याल है कि उसमें भी कोई इजाफा नहीं कर सके। ये इन्होंने अपने लिए ना सिर्फ अपने लिए एम्बेरसमेंट कॉज की है, बल्कि मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी एम्बेरसमेंट कॉज की है, जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे याद पड़ता है आसिफ कुरमानी साहब, आप पिछली मर्तबा जब हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, मैंने तब भी ये सवाल किया था, लेकिन आज चूंकि ये सिचुएशन मुख्तलिफ हो चुकी है, मैं एक मुख्तलिफ जाविये के साथ आपके सामने ये सवाल रखने जा रही हूँ। ये सवाल है मियां नवाज शरीफ साहब का। आज हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी के दौरान इमरान खान साहब ने एक अपना गुड जेस्चर दिया, उन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की और ये कहा गया कि उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। मानते हैं कि इस वक्त बीइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, पंजाब के अंदर जो है वो सीएम नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, लेकिन पार्टी के बहुत सारे फैसले, मैं कहूँगी अक्सर फैसले नवाज शरीफ साहब की मर्जी से होते हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ से कोई लबकुशाई क्यों नहीं है? मैं तो खुद हैरान हूँ जी, क्योंकि जिन नवाज शरीफ साहब को मैं जानता हूँ वो तो इन चीज़ों में, ऐसी हरकतों में कह लें या जेस्चर्स में बिलीव नहीं करते जो जेस्चर्स ये हुकूमत ने रिसेंटली शो किए हैं, एक्सप्रेस किए हैं। जौन से मुझे तो खुद समझ नहीं आती है कि वो नवाज शरीफ साहब तो बहुत एक हमदर्द दिल रखते थे, एक दर्दमंदाना दिल रखते थे। इवन के अपने ओपोनेंट्स के बारे में भी मैंने कभी उनको, मैं उनकी जमात में नहीं रहा हूँ अब, लेकिन उन्होंने कभी अपने ओपोनेंट्स के बारे में ना कोई गैर इखलाकी बात की, बल्कि और ना ही उनके लिए कोई बैड विश कभी किया। मुझे नहीं समझ आती है कि क्या उन पर कुछ जादू कर दिया गया, क्या हो गया उन पर कि जी वो बिल्कुल ही ऐसे मामलात में, बल्कि उनको तो आगे बढ़कर इस मामले पर, और ये जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने ये सारे मामले को पेचीदा किया और एक तमाशा और मजाक बनाया, उनको चाहिए था कि बाकायदा उनसे जवाब तलबी की जाती, कि जिससे हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी, जो साख पहले भी पता नहीं, जैसे मैंने अर्ज किया, है कि नहीं है, तो वो उस साख पर तो बहुत सवाल उठ गए। एक वजीर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, सुबह कुछ कह रहे हैं, दोपहर कुछ कह रहे हैं, और अभी तक कंफ्यूजन है। और फिर देखिए आपने जो वो बच्ची जो और उसकी मां गिरी गटर में जहां बाग हुए हैं, आपने मुअत्तल या गिरफ्तार कर दिए लोगों को, आपने तो मुझे ये और एक जनाब आपकी आके हुकूमत की ओहदेदार माफी मांग रही हैं, तो आपने उनको माफी दे दी, तो फिर उनको भी माफ कर दें। वो तो गरीब थे, मर गए। गरीब का तो मुस्तकबिल ही पाकिस्तान में है कि वो मर जाए, उसको तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है। तो जिनको गिरफ्तारियां की हैं, जिनकी उनसे भी माफी मंगवा लें और जान छोड़े उनकी भी, क्योंकि गरीब की तो जिंदगी की यहाँ कीमत ही कोई नहीं है। अगर इतने आला ओहदों पर लोग हाथ जोड़कर माफी मांगकर अपनी जान खलासी करा सकते हैं, तो फिर उनको क्यों सजाएं दे रहे हैं गिरफ्तार जिनको की है?
कह दें कि अल्लाह का बस अल्लाह को यही मंजूर था। वो गरीब औरत थी, वो अशराफिया से ताल्लुक नहीं था उनका, उनको मरी जाना चाहिए था। अजीब ये तमाशा मजाक बना हुआ है जी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये किन लोगों के हाथों में हम आ गए, शिकंजे में आ गया ये मुल्क, जिनको पता ही नहीं है, जिनका अपना नहीं पता उनको कि उनका कदम आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब इस चीज को अपने तौर पे जो हैंडल करने का तरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उसको आप किस तरह से आसिफ करमानी साहब देखते हैं? क्या आप भी ये समझते हैं कि पीटीआई अब ये जायज़ है उनके लिए कि कोई रास्ता नहीं बचा तो मां सिवाय मुजाहिमत के और वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो 8 को वो करने जा रहे हैं? और अगर 8 को मुजाहिमत हो जाती है जैसे पीटीआई के लोग वालिहाना अंदाज में कह रहे हैं, तो फिर मुल्की हालात और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती हुई आप देख रहे हैं? देखिए सदर बीबी, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इस मामले को जो भी है एक डायलॉग के जरिए, इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए तय किया जाए। क्योंकि जब मामला सड़कों पे आते हैं तो फिर मामला हाथ से भी निकल जाते हैं। हमने माजी में देखा है पाकिस्तान में, जब भी मामला सड़क पे गए तो फिर कुछ और कुव्वतें भी बीच में आ जाती हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि इसमें, मैंने जैसे आपके शायद प्रोग्राम में कहा था या कहीं और, कि इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है, उनके कंधों पर। क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान के सीनियर तरीन तजुर्बाकार एक रहनुमा हैं और उनका फर्ज बनता है, मैं समझता हूँ, कि वो जो ये इस आइस को ब्रेक करें, इस जो तलखियां हैं इसको कम करने में अपना किरदार अदा करें। और वो लोग उनकी पार्टी के जो कि इन तलखियों में इजाफे का बायस बन रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, अपनी हाजिरियां लगवाने के लिए, अपनी खुशामदों की खातिर, उनको उनकी औकात में, हैसियत में लाया जाए और आगे बढ़कर इस पोलराइजेशन के खात्मे में नवाज शरीफ साहब अपना किरदार अदा करें, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर, चूंकि इसी में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का भला है। सड़कों पर आ जाने से, एहतजाज करने से, तहरीकें चलाने से मैंने देखा है कि वो नताइज नहीं हासिल हो सकते जो आपको एक मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी जंगें भी हुई हैं, लेकिन आखिरकार मेज पर बैठकर डायलॉग के जरिए, मीनिंगफुल डायलॉग के जरिए उनका हल निकाला गया है माजी में पूरी दुनिया में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तोड़ फोड़ एहतजाज जो सा है, इसका पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता। और इसमें जो तमाम सीनियर लीडरशिप है, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और भी दीगर जो लोग हैं, वो बैठें और पाकिस्तान को इस जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, सियासी डेडलॉक जो बिलाखिर एक मईशत के लिए बहरान बना हुआ है, उसमें से निकालें, अपना किरदार अदा करें। अब इसी सवाल से एक आखिरी सवाल आसिफ करमानी साहब आपके सामने, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आपका बहुत अच्छा एक ये सजेशन है कि हुक्मरानों को और जो बड़े कदावर सियासी लोग हैं उनको एक टेबल टॉक करनी चाहिए, मामलात का हल निकालना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने चूंकि इसकी तरदीद कर दी है कि कोई ऑफर नहीं उनको की गई किसी भी तरह से कि कुछ ये कर लें तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन खबर तो अपने तौर पे अभी है कि जी हुकूमत 1 साल पहले इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। अगर ये खबर भी है तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये फैसला कर लेना कि 1 साल पहले इलेक्शन हो जाए 2028 में, तो ये दानिशमंदाना होगा, इस हुकूमत के पास कुछ बाकी रह जाएगा? या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह ये हुकूमत जा रही है कोई जरूरत नहीं है, ये चलती रहेगी, 2028 में भी इलेक्शन की जरूरत नहीं है इन्हें? देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन तो, मैं तो कहता हूँ 1 साल मुद्दत से पहले नहीं, इलेक्शन फौरी हो जाने चाहिए। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन आपने कराने हैं तो वो फौरन करा लें। अगर उससे इस डेडलॉक के खात्मे में मदद मिलती है, पोलराइजेशन में कमी आती है, और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन से जिसको अवाम वोट डालते हैं आप उसको इक़्तिदार सौंप दें। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर ये खबर सही है कि इसमें हुकूमत जो है वो कितनी संजीदा है और उसके पल्ले कुछ है भी कि नहीं। क्योंकि देखिए, हुकूमत का मैं समझता हूँ इसमें डिसाइसिव या फैसला कुन किरदार नहीं है। ये मामला है माबैन बानी तहरीक इंसाफ, ठीक है ना जी। ये तो बीच में एक तरह के, वो समझ लें ना, मैसेंजर्स कह लें इन्हें, या इन्हें मिडल मैन कह लें इस हुकूमत को, इनके हाथ में तो है कुछ नहीं। तो लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये बात सही है
तो किसी ना किसी 1 पॉइंट 2 पॉइंट एजेंडे की खातिर जो है वो हालात को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। कोई एक कदम कोई पीछे ठीक हट है। जाए, एक फिर दूसरा एक कदम पीछे हट जाए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल दानिशमंदाना फैसला यही है कि एक एक कदम पीछे हटा जाए और पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के मुफाद के लिए, अवाम के मुफाद के लिए एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो होना चाहिए और जितने भी कदावर सियासतदान हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको एक मेज़ के गिर्द जमा होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसिफ मेरे साथ मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कौमी सियासत का खेल बदस्तूर अडियाला जेल के गिर्द घूम रहा है। पिछले हफ्ते बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को संजीदा तिब्बी सूरत हाल का सामना रहा जब उन्हें आंख की तकलीफ पर इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल ले जाया गया। अपने तई हुकूमत ने इलाज तो बर वक्त कराया, लेकिन खान फैमिली के किसी भी फर्द या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को नहीं बताया गया। एक और इख्तलाफ की हवा चली कि इस मामले को इंतहाई सीगा राज में रखा गया तो क्यों। जेल रूल्स की क्लॉज 545 के मुताबिक किसी भी तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल में जो भी कैदी हो उसके लवाहिकीन या दोस्त अहबाब को बर वक्त सूरत हाल से आगाह कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ ये सामने आया है कि ऐसी कोई इमरजेंसी थी ही नहीं तो इत्तला क्यों दी जाती। जबकि वज़ीर ममलकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने तो उल्टी गंगा अपने तई बहाई है कि चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान साहब के चेकअप से मुतालिक आगाह किया गया था, ताहम उन्होंने अस्पताल आने की जहमत नहीं की। जबकि तहरीक इंसाफ को अब खदशा ये लाक हो चुका है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो साजगार नहीं है। इसी खदशे को लेकर गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर एक धरने का ऐलान हुआ, लेकिन शायद सर्दी में ज़्यादा देर ठहर नहीं सका और रात गए हमने इस एहतजाज को बिल्कुल छोटे से धरने में तब्दील होते हुए भी देखा। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक और धरना भी दिया गया और कुछ जराये का तो ये बताना है कि पीटीआई क़यादत की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। अब सवाल उठ रहा है कि इस मुलाकात का हासिल वसूल क्या होगा, जब तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा। हर ऐलान के बाद एक अगला ऐलान, लेकिन हिकमत अमली का ऐसा लगता है कि फुकदान है। ऐसे में तहरीक इंसाफ की बात किस तरह से सुनी जाएगी, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वकील हैं बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। पहले मैं उनको खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया अबूज़र सलमान नियाज़ साहब आपके वक्त के लिए। अबूज़र साहब, पहले तो अब मुझे ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई मुसद्दिका मजीद इत्तला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल पाई है या नहीं? देखें, इत्तला तो तब मिलती है जब आपका कोई रिलायबल कम्युनिकेशन चैनल हो, क्योंकि यहाँ पे तो रिलायबल चैनल ही नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें। जहाँ तक हुकूमत की बात है, मुनाफकत, झूठ और बदनीति के मुताबिक इनके बयान हैं जो आपस में ही नहीं मैच कर रहे इनके अपने वज़रा के। तो कैबिनेट के अंदर जो बातें उनमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। देखें, बड़ा सिंपल सी सोल्यूशन थी, आपने खुद ही इंट्रोडक्शन में बता दिया। जो एप्लीकेबल रेलेवेंट जेल रूल्स हैं उसके तहत हर शख्स का ये हक है कि अगर उसकी सेहत का कोई इशू होता है तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए। और ये कोई इमरान खान साहब को इन्होंने कोई उनका ब्लड प्रेशर या शुगर चेक कराने के लिए नहीं लेके गए जेल से बाहर। देखें, जेल के अंदर डॉक्टर मौजूद होता है, पूरा मेडिकल सिस्टम होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जब एक शख्स का इलाज जेल में ना हो सके, तभी जेल डॉक्टर जो है वो रेफर करता है कि इसको आप बाहर किसी टर्शरी केयर या प्राइमरी केयर या किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में लेके जाएं। दैट मीन्स सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि वो जेल के डॉक्टर और जेल के क्लिनिक में उसका इलाज नहीं हो सकता था। और कोट लखपत जेल, सॉरी अडियाला जेल को छोटी मोटी जेल नहीं है, वहां पे प्रॉपर सिस्टम है मेडिकल का। दैट मीन्स इतनी सीरियस कंडीशन थी कि वो भी उसको नहीं ठीक कर सकते थे। और फिर लेके जाया गया, वहां पे क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, हर चीज सीधा राज रखा गया। और ना इन्होंने फैमिली को इन्फॉर्म किया, ना फ्रेंड्स को, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को, सब झूठ है। तो यहीं से देखें, एक तो कुछ चीजें होती हैं जो कानून की वायलेशन होती है, एक होती है इखलाकियात क्यों ह्यूमैनिटेरियन। देखें, आपके ग्राउंड्स भी होते हैं, ये हर तरह से गलत है। बिल्कुल मैं कहूँगा ये बेशर्मी है कि अगर आप किसी के फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करें, एटलीस्ट बहन को बता दें। कहते हैं जी बीवी को बताया था, बीवी तो खुद जेल में है, तो उसको बता के क्या आपने तीर मार लिया।
जिस शख्स को आपने कैद रखा हुआ है। तो इस वजह से इंडिपेंडेंट किसी आज़ाद बंदे को बताएं, जो फैमिली हो, ब्लड रिलेशन हो, उनके साथ जाएं ताकि उनकी तसल्ली हो। इस वक्त मुझे बताएं, आप देखें, हम तो फिर भी खान साहब के चाहने वाले हमारे लीडर हैं, बड़ा हम प्यार करते हैं, लेकिन जो फैमिली मेंबर है जिसका ब्लड रिलेशन है, इस वक्त वो ये सोच रहा है कि मेरे भाई का इलाज हुआ है, कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन थी जो जेल का डॉक्टर नहीं संभाल सका, तो वो अनसर्टेनिटी में आप परेशान रहते हैं। सबसे बड़ा जुल्म होता है एक इंसान के ऊपर, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि वो अनसर्टेनिटी हो आपको अपने किसी प्यारे की हेल्थ के बारे में, उसकी फिक्र हो। तो ये ऐसी सिचुएशन में आपने कर्ब में डाला हुआ है। कोई शर्म करें, कोई थोड़ी सी हया होती है। अब मुझे ये बताइएगा अबूजर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब अदालत तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरने की वजह ये थी कि खान साहब का जो जाती मौलिज है उसको रसाई खान साहब तक दी जाए, लेकिन मुलाकात के बाद जो डिटेल्स अनाउंस की गई हैं उसमें ये अदालत के साथ तय हुआ कि जी जो खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो खान साहब को भी दी जाएंगी, उनके अहल खाना को भी, पीटीआई को भी कॉपी मिलेगी। तो वहां तक तसल्ली तशफ़ी पे आप लोग राजी हो गए हैं, या अभी भी जाती मौलिज इमरान खान साहब को मिलेगा तो ही बात आगे बढ़ेगी? देखें, अदालत बेसिकली, अगर मैं जा रहा हूं अदालत को मिलने एज ए लॉयर या एज ए कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या एज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मेरा तो पहला सवाल ये होगा, अदालत से इल्तजा होगी कि आली जा, आपके अपने ऑर्डर्स हैं, आपकी सुपीरियर जुडिशरी के, आपके मातहत अदालत जो चीफ जस्टिस हैं उनके लार्जर बेंच के ऑर्डर हैं कि इमरान खान साहब से मिलवाया जाए और उनका इलाज जो है वो करवाया जाए। सारे ऑर्डर्स मौजूद हैं। वो उस ऑर्डर को नहीं मानते और आपकी बेतुकीरी होती है और आपकी बेइज्जती होती है। तो आप थोड़ा बहुत ख्याल करें ताकि रियलाइज हो आपको कि आप एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज आप इररिलेवेंट हो चुके हैं 26वीं 27वीं तरमीम के बाद। लेकिन फिर भी एक ओहदे पे बैठे हैं, उसकी फिक्र करें। लोग हंसते हैं, पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है कि पाकिस्तान की जुडिशरी पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव का बाजू बन गई, एक्सटेंशन बन गई, इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। तो इस वजह से आपको अपनी पावर्स एक्सरसाइज करें, बुनियादी हकूक के जामिन है, वो एक्सरसाइज करें। लेकिन उसमें अगर फॉर इंस्टेंस वो हमसे रिपोर्ट भी शेयर कर देते हैं, मुझे बताएं, यही पिम्स हॉस्पिटल था जिन्होंने आज से कुछ अरसा पहले अब्दुल कादिर पटेल साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, एक रिपोर्ट बनाई थी जब खान साहब को 9 मई को अरेस्ट किया गया था कि हमने उनका खून का सैंपल लिया, उसमें से फलां चीज निकली, फलां चीज, और उस बेसिस पे मैंने खुद केस फाइल किया। खान साहब ने मुझे एज ए लॉयर एंगेज किया और कहा कि ये डेफेमेशन का केस फाइल करो अब्दुल कादिर पटेल और 4 डॉक्टर्स के खिलाफ। तो इन डॉक्टर्स पे मैं कितना रिलाय कर सकता हूं? मुझे बताएं, हमारा राइट नहीं कि हमारा डॉक्टर है वो देखें इंडिपेंडेंट इस चीज को? हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन लाइफ की बात है। मेरा आइन का आर्टिकल 9 अब शायद मेरा जुमला शायद जरा सख्त हो जाएगा अबूजर साहब, बैरिस्टर साहब, शायद मेरा जुमला सख्त हो जाएगा, लेकिन हुकूमत का ये जुमला है, मेरा जुमला नहीं। हुकूमत ये कहती है कि पीटीआई जरा नॉर्मल बिहेव करे तो नॉर्मल जाएंगे ना हम, आप लोग भी नॉर्मल बिहेव नहीं करते। ये हुकूमत का है, मेरा जुमला नहीं है। बिल्कुल। तो ये फिर इसमें तो बड़ी आसानी सी चीज एक चीज निकल के आती है। इसमें मतलब है कि हुकूमत तो एडमिशन है हुकूमत का कि वी आर नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ लॉस। हम तो गवर्नमेंट हैं यूजर्पर्स की हैं। हम ना कानून को मानते हैं, आइन को मानते हैं। अगले बंदे का रवैया देख के हम कानून को उसी तरह बेंड करेंगे। ये तो फिर उनका अपना एडमिशन है, कन्फेशन है कि ये गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से इमरान खान साहब का केस हैंडल कर रहे हैं। मेरा आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज I have a fundamental right to life. This right cannot be taken away by any government, any law, any executive body. मेरा राइट टू लाइफ है, उसमें मेरी हेल्थ, मेरी सेफ्टी, मेरा मेडिकल इलाज भी उसमें अंदर आता है। तो आप मेरा वो राइट वायलेट नहीं कर रहे। आप तो आइन को मुअत्तल करके बैठे हैं इमरान खान की हद तक। इनका तो एडमिशन अगर ये कहते हैं तो इनको और शर्म आनी चाहिए कि अपनी बेइज्जती की बात कर रहे हैं, मुझे नीचा नहीं दिखा रहे, अपनी औकात बता रहे हैं इस तरह की बात करके। तो अभी आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है फिर? कल भी डियाला के बाहर ये कहा कि आज ना मुलाकात कराई गई तो हम कौम तैयार हो जाए। आज सुप्रीम कोर्ट जाना था, तब भी ये ऐलान हुआ कि बस ना हाँ या ना हुई तो कौम तैयार हो जाए। तो जिस मुतालबे के लिए गए थे वो तो कुछ नहीं हुआ, लाहे अमल क्या? जो माहौल नहीं कुछ होता है, हमेशा होता है। आप जब, मैं एक चीज बता दूं, आप दुनिया की तारीख पढ़ लें, जब भी एक इम्पोज्ड रिजीम होता है जो इलेजिटिमेट तरीके से काबिज होता है, उसमें हल्का सी भी डिसेंट होता है ना, हल्की सी भी कोई आवाज़ निकलती है जो उनकी पसंद की ना हो या सच बोला जाए, तो उसकी ना वो टांगे जो होती है, उसका एडिफिस होता है, जो बेसिस होती है, वो कांपती है। अब मैं आपको बताता हूँ आज क्या हुआ है। देखें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर सब गए, वहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट था, सब लोग थे। तो चीफ जस्टिस साहब मिले ना,
यही चीफ जस्टिस साहब थे, पहले नहीं मिलते थे। तो कुछ तो होता है ना, यही चीजें जो होती हैं काउंट होती हैं। हमारे जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मीन्स हमारे पास चैनल्स हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त आप मुझे इस चीज से जज नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूं कि उस चीज जज नहीं कर सकते। हम जो करते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आपने जज करना है इस सिस्टम को, आपने जज करना है स्टेटस को, सिर्फ इतनी सी बात है। उनको हमने क्रिटिसाइज करना है, उनको कहना है आप कानून के मुताबिक काम करें। जी देखें, कुछ तो है ना, रिजल्ट तो निकला आपके सामने, चीफ जस्टिस प्रेशर बिल्ड हुआ है। उसके बाद बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस रिपोर्ट को आप लोगों ने तस्लीम ही नहीं करना, और जो मुतालिबा आप लेके गए थे ना, वो मुतालिबा तस्लीम हुआ, बल्कि आपको कहा रिपोर्ट दे देंगे, और उस रिपोर्ट पे मिलने से पहले ही आप लोगों का बिलीव है ही नहीं। तो फिर क्या फायदा इस मुलाकात? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी उसको हम देखेंगे, हमारे डॉक्टर्स भी देखेंगे। अगर उस रिपोर्ट में, जाहिर बात है एक्सपर्ट्स हैं, शौकत खान के छोटे डॉक्टर्स नहीं है, पूरी दुनिया जानती उनको। जो डॉक्टर होता है, जैसे पिछली रिपोर्ट थी, उसको देख के पता लग गया था, कोई भी डॉक्टर था कि ये जाली तरीके से बनी हुई है, जो पहले खान साहब की इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। डॉक्टर्स हैं, वो हमें अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि ये रिपोर्ट में क्या मसाइल हैं, या हमें कोर्ट में जाने की जरूरत है रिपोर्ट की बेसिस पे, खान साहब की मेडिकल इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन होनी चाहिए। वो अभी आए, कुछ तो आए ना, अभी तो कुछ नहीं है, वी आर ब्लाइंड। हम अडयाला के अंदर तो जा नहीं सकते। एटलीस्ट वी विल हैव सम पिक्चर, ऑल्दो इट मे नॉट बी अ ट्रू पिक्चर, बट वी विल हैव एन आइडिया कि हमने क्या डायरेक्शन लेनी है। सो हर तरफ हाथ पांव आप हर जगह लेके जाते हैं, हर जगह आजमाते हैं। आपको हम खामोश बैठने से बेहतर है, ये तो हम कर लेंगे ना, ये तो हमने कर लिया, खामोश तो नहीं बैठ सकते। अगर हम अभी खामोश बैठ के, कल को अल्लाह माफ करे, ये इससे अल्लाह ना करे कोई सीरियस मसला हो, तब हमें ये इन्फॉर्म नहीं करेंगे। सो हम तो इनको बिल्कुल इनके नीचे की जो जमीन है उसको गर्म करेंगे अगर इस तरह की कोई दोबारा हरकत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सो मच बैरिस्टर अबूजर सलमान याद साहब मेरे साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अब हम बात करेंगे तेज़ी से बदलते और बिगड़ते आलमी और इलाकाई हालात की। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव की कैफियत संगीन हो चुकी है। अगर ये कहा जाए कि मामलात नाजुक मोड़ पर आन खड़े हुए हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अमेरिका मुसलसल ईरान पर हमलों की धमकियां दे रहा है। अमेरिका ये बावर करा रहा है कि ईरान के पास किसी भी किस्म का कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी आमेज एक्स पोस्ट पर कहा कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो हमला होगा, और पहले से कहीं ज्यादा शदीद। अमेरिका का बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की जानिब बढ़ रहा है, जबकि ईरान ने भी जवाब में कहा है कि ईरानी अफवाज जारहियत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब सवाल यह है कि ये ट्रिगर जिस पर वो उंगलियां रखे बैठे हैं, ये किस नौइयत का हो सकता है? क्या मुमकिन जंग का ये खतरा खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है? ईरानी मिशन ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में ये बयान दिया है कि ईरान ऐसा जवाब देगा जो इससे पहले कभी नहीं दिया गया। और दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द करार दे दिया है, जिसका जवाब हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हजारों अफराद की अमवात को करार दिया गया है। अमेरिका और यूरोप जो हमें वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के तनाज़े पर तकसीम नजर आते हैं, आज ईरान के मामले को लेकर एक ही पेज के ऊपर हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, मौजूदा हालात किस तरफ जा सकते हैं, और अमेरिका की तरफ से अगर किसी भी किस्म का कोई हमला किया जा सकता है तो उसकी नौइयत क्या हो सकती है, इस पर बात करने के लिए दिफाई तजियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। मैं उनको खुश आमदेद कहूँगी। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, हम पाकिस्तान में हैं और डेफिनेटली हमारे साथ बॉर्डर्स जहाँ जहाँ पर लगते हैं हम बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और ख़ासतौर पे मुस्लिम ममालिक की भी अगर बात करें, ये जो एक मरतबा फिर से ईरान को थ्रेट किया गया अमेरिका की तरफ से कि आप पे अटैक हम कर सकते हैं अगर ये चीज़ें आप विड्रॉ नहीं करते, ईरान उस हमले का जवाब देने के लिए तैयार नज़र आता है। आपको क्या लगता है कि ये एक नफ्सियाती दबाव बढ़ाया जा रहा है, या वाकई सूरत हाल इस नहज के ऊपर है कि कोई बड़ी कार्रवाई, फौजी कार्रवाई हो सकती है? देखें सरवत, बात यह है कि डेफिनेटली अमेरिका इज रेडी टू गो ऑन अटैक, लेकिन वो साथ अपना पूरी प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है कि वो इसको किसी न किसी तरीके से अपनी मर्जी की निगोशिएशन टेबल पर ला के अपनी मर्जी का फैसला करवा सके। और दिस इज व्हाट इज बिकॉज देखें, जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक बात कह दी कि ईरान के पास न्यूक्लियर एसिड नहीं है जी, एटमी उसके पास नहीं है। नंबर 2, इनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खamenei, उन्होंने कह दिया कि इस्लाम इसके खिलाफ हम बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे जी। 2 बातें।
थर्ड, आपने जाके अटैक किया जब पहले, इससे पहले उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर आपने कहा कि हम सारे तबाह करें, देन डू यू हैव एनी जस्टिफिकेशन? उसके बाद आपने बेसिकली मकसद ये है कि वहाँ दे वांट अ रिजीम चेंज ऑफ देयर ओन चॉइस। रज़ा पहलवी के बेटे पहले से तैयार बैठे हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि द डे आई टेक ओवर ईरान, आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2 बात यह है कि जो वहाँ पर जिस तरीके से इंतशार फैलाया गया, जिसमें मोसाद, CIA, रॉ, ये खाद, ये सब ने मिलकर वहाँ पर जो कुछ किया, मस्जिदों को जलाएगी, मुसलमान तो कोई नहीं जला सकता, बिल्कुल ये क्लियर है। और फिर कह रहे हैं कि 3000 लोग मारे गए। मुझे एक बात बताइए, वी शुड आस्क अमेरिकन एंड द वर्ल्ड एंड यूरोपियन यूनियन, जो उनको पाजारान को कह रहे हैं जी कि दहशतगर्द हैं, जब गाजा में आप लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी, आपने 70-80 हज़ार मासूम शहरियों को मारा, आपने वहाँ का एरिया अनलिवेबल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया स्ट्रक्चर, भूख से लोगों को, बच्चों को मार दिया। उस वक्त आपकी ये जो ये आप बात करते हैं ये ह्यूमन राइट्स और ये जो जुल्म किया, ये कहाँ गया? डिड यू एवर रियलाइज, आपने कभी सोचा कि जो वो इंसान नहीं थे, क्या वो मुसलमानों को जो मारा गया उस वक्त तो आप बोले नहीं? आपको ये 3000 लोग नजर आ रहे हैं, जो उनका इंटरनल इशू है, आपको ये करना चाहिए। पाकिस्तान का स्टांस इज वेरी क्लियर कि वी सपोर्ट डिप्लोमेटिकली, मॉरली, हर लिहाज से हम ईरान के साथ खड़े हैं, हमारा नेबरिंग मुल्क है और इसके बड़े फॉरेजिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे रीजन के अंदर, जिसकी वजह से आपने देखा कि इवन ईरान ने जो ये थ्रेट किया कि हम आपके न्यूक्लियर जो भी एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में हम वहाँ भी अटैक करेंगे, तो सऊदी अरब ने, UAE ने, कुवैत ने, कतर ने, एवरीबडी हैज सेड ओपनली एंड लाउडली कि वी विल नॉट अलाउ यू टू यूज आवर एयर स्पेस। इसलिए उनका बेड़ा आ रहा है, ब्रह्मलंकन आ रहा है और आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ताकि प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। तो या तो निगोशिएट करें, बात करेंगे, भाई बुलाओ, इन्वाइट करो ईरान को, आज ये विदाउट अनकंडीशनल हम आपसे बात करना चाहते हैं। दिस इज नो वे कि सॉवरेन मुल्क को आप चेंज, कभी कभी रिजीम चेंज की कोशिश करते हैं, कभी वहां पर आप अटैक करते हैं जस्ट टू प्लीज ये इजराइली जो एक न्यूक्लियर मुल्क है, उसके आपको न्यूक्लियर से नजर नहीं आते हैं। और उसके बाद जो इससे इस खित्ते में हालात होंगे, जो ऑयल की प्राइसेस जाएं, शूट अप करेगी इकोनॉमी का, इट्स गोइंग टू हैव अ बिग चेंज इन दिस रीजन। इसलिए पाकिस्तान ने बहुत गहरी नजर रखी हुई है सीरियसली। फाइड आप सोचें, अगर ईरान में इजरायली जो सपोर्टेड गवर्नमेंट आ जाती है तो आप ये देखेंगे सीस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान और हमारा बलूचिस्तान बिल्कुल साथ है। बिल्कुल यहाँ पर अगर ये हुकूमत है, उधर इंडिया ईस्ट में बैठा हुआ है, इधर तालिबान बैठे हुए हैं, डोंट यू थिंक वी हैव अ बिग थ्रेट? ये तो ईरान बड़ा लाउडली ब्रिगेडियर साहब कह चुका है कि हम अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको मद्देनजर रखते हुए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो कोई न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा है उस तरफ हम नहीं जा रहे। अब मुझे ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, अगर चीज़ें या तनाज़ा ये शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो ईरानी तेल की भी आपने बात की और उसके साथ डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है वो चाइना की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है ईरान के साथ, रशिया का बहुत बड़ा रोल और बड़ा करीबी साथी है ईरान का। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि अगर ईरान की तरफ इस तरह से पेशकदमी होती है, मुस्लिम ममालिक, खलीजी ममालिक तो एक तरफ खड़े होंगे, लेकिन अगर रशिया और चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये खित्ते में बहुत बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी? देखें, चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है। वो दे कैन गिव देयर, और जो टेक्नोलॉजी है वो दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में दे कैन सपोर्ट हो सकता है। वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि वो काउंटर पहले नहीं किया, आप देखें। बिकॉज देखें, वेनेजुएला जाके जहाँ से 90% ऑयल चाइना लेता था वो आपने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वहाँ पर कोलंबिया है, फिर मैक्सिको है, इनसे भी नहीं लेने दे रहे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो उनके पास, चाइना के पास है, वो है ये ईरान का। ईरान से भी वो बहुत ज्यादा तादाद में ऑयल ले रहे हैं और सस्ता भी ले रहे हैं और उनको पैसा भी दे रहे हैं। अब ये इस पर भी खत्म होना, ताकि चाइना को एनर्जी रिसोर्सेज के लिए अपने उसको ऑयल मुयसर ना हो, और अगर हो तो वो सारा ऑयल अमेरिका के थ्रू परचेज करे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि इफ चाइना वांट टू परचेज ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, ओके वी विल डू इट, हमारे से बात। दैट मीन दे वांट टू कंट्रोल ऑल एनर्जी। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन, इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी। चाइना इज एमर्जिंग इकोनॉमी है, बहुत ज्यादातर उसको ऑयल चाहिए, मिडिल ईस्ट से भी चाहिए, और इसलिए वो CPEC बना रहा है। देखे ना आप,
वाई सीपेक क्यों नहीं बनाने देते आप मुझे बताइए, व्हाट इज द रीजन? वाई अमेरिकन हैव लेफ्ट $7.2 billion वेपन एमुनिशन इन अफगानिस्तान, इंटेंशनली दे हैव लेफ्ट इट जी, ताकि यहाँ पर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आए और ये अफगानिस्तान वॉलेटाइल रहे और हमारा सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्टिविटी ना हो, बलोचिस्तान एंड देन गवादर पोर्ट एंड मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की मार्केट टोटल अवेलेबल हो। चाइना से काशगर से लेके और गवादर पोर्ट में 9 days में पहुंचता है, 9 days में यहाँ पर आ जाए आपकी दुनिया की मार्केट अवेलेबल और मिडिल ईस्ट ऑयल भी यहीं से जाना शुरू हो जाए। ठीक, जबकि उसको अगर वो मेन सी से आता है जो आपके अभी जाता है 90 days लगते हैं उसको। बिल्कुल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, मलाक्का स्टेट्स, साउथ चाइना सी एंड देन चाइना, 90 days, कहाँ 9 days, जस्ट इमेजिन। तो ये, और फिर पाकिस्तान देखें इस्लामिक मुल्क है न्यूक्लियर, फिर हमारी जियो स्टेट लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारी फौज बहुत लड़ाक है, अगर हम इकोनॉमिक तरक्की सीपेक से करते हैं देन वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। अब और हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन अपनी मर्जी के मुताबिक। अब आप ये जो इकोनॉमिक पावर की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, मुझे याद है जब वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने पेशकदमी की थी, जहां वो जो सूरत हाल डेवलप हुई, उस वक्त भी जब दुनिया में हर कोई ये बात कर रहा था कि वेनेजुएला से बहुत बड़ी मिकदार में तेल है जो दीगर हिस्सों में जाता है, तो पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास ऐसी सिचुएशन में जो ऑल्टरनेट सप्लाई प्लान है वो शायद मौजूद नहीं है। आज अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर, ठीक है आप इज़ारे यकजहती कर रहे हैं या जिस तरह उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन एक मुतबादिल सप्लाई प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है, कमज़ोर मईशत का हिस्सा है पाकिस्तान। तो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो इसका मतलब तो ये कि हमारी मईशत तो बहुत पीछे चले जाएगी, इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। और नहीं, देखें उसके लिए हमारे पास मिडिल ईस्ट है, हमारे पास सऊदी अरब है, हमारे पास कतर है, हमारे दूसरे ममालिक है। वी कैन गेट ऑयल, हमारे ऑयल और गैस की हमें प्रॉब्लम नहीं। अभी कौन सा हम ईरान से ले रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन लगाई हुई है। ईरान ने 2012 में या 13 में उसने लाके बलूचिस्तान में गैस लाइन पाइपलाइन बिछा के रखी हुई है जी, और अमेरिकन सैंक्शन भी से अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप इमेजिन करें, अगर आप इतने खैर खो हैं, इंडिया 50% ऑयल प्रोड्यूस प्राइस पे थ्रू आउट ईरान से ऑयल लेता रहे, चाइना लेता रहे, हमें अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट कि हम इकोनॉमिक तरक्की करें। अदरवाइज वो हमें कहते हैं ठीक है जी आप गैस ले सकते हैं। और अगर हम ये, हमारी कितनी शॉर्टेज ऑफ एनर्जी है, हमारे पास सारी इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, वी कांट मीट कम्पीट द वर्ल्ड मार्केट फॉर दिस एक्सपोर्ट हम कर सकते बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज्यादा है। तो ये हमें कितने बेनिफिट होते हैं। इरान ने बड़ी दफा मैं क्या यहाँ तक आगे मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा आपके खिलाफ, इवन देन दे आर कीपिंग क्वाइट बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी विद अस, जो हमने उनको सपोर्ट किया और शुक्र पाकिस्तान की बातें हुई हैं। सो हमने अपने मुझे एक बात की खुशी है, फर्स्ट टाइम फील्ड मार्शल थे आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के होते हुए पाकिस्तान हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ रियल न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री व्हिच वी हैव नेवर बीन अर्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद थे। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।